अच्छा वह शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो वर्दी चढ़ाना है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल पर। दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दूं कि आज हम लोग संविधान के बिल्कुल बेसिक लेवल से प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि 100 प्रश्न होंगे इसमें। पर यकीन मानिए मेरे दोस्त, अगर आपने इन 100 प्रश्नों की तैयारी कर ली सही ढंग से तो आपके 8 नंबर कहीं नहीं गए हैं। तो संविधान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है आपके परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस में, हो सकता है आपको 10 नंबर भी दिला दे। तो दोस्तों 4 से 5 प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये संविधान का बहुत ही बेहतरीन कवर करेंगे हम इसमें। और एक वीडियो में आपके 100 प्रश्न करवाएंगे, बिल्कुल बेसिक से आपको बताए जाएंगे हर सभी कुछ, जिससे आपको सब कुछ बिल्कुल आसानी ढंग से समझ में आ जाए। तो दोस्तों अब की बार आपको वर्दी ले लेनी है और लोगों को दिखा देना है कि आपके अंदर कितने जज्बे, कितनी साहस भरे हुए हैं और अपने माँ बाप के सपने को साकार करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय को ना बेकार करते हुए। तो वीडियो देखने के बाद आप लोग यकीन मानिए आप लोगों को विश्वास बढ़ जाएगा आपके सिलेक्शन के लिए। मैं कसम खाता हूँ कि आपको बिल्कुल ईमानदारी से एक एक प्रश्न करवाऊंगा और आप भी हर प्रश्नों को ईमानदारी से पढ़ना। हम इसीलिए दोस्तों ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ताकि हर विद्यार्थी पढ़ सके जिसके पास कोचिंग जाने तक के फीस नहीं है, पेड क्लासेस नहीं ले पा रहा है। तो आपको संविधान को कवर करूंगा केवल एक वीडियो में सब कुछ निचोड़ कर रख दूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक, संविधान का निर्माण से सवाल आता है। संविधान का निर्माण मेरे भाई, तो आप सभी को बता दूं कि संविधान सभा की पहली बैठक से शुरुआत होती है। तो हेडिंग लगाइए, अपनी कॉपी निकाल लीजिए। संविधान सभा की पहले हम लोग बात करते हैं पहली बैठक। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, ये बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जिसके अध्यक्ष आप सभी को बताना चाहूंगा, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो अपनी कॉपी में से लिखते चलिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। हर पॉइंट आपके लिए रामबाण होगा। बता रहा हूं दोस्तों कि जितने प्रश्न करवाऊंगा बिल्कुल ईमानदारी से, निःशुल्क जो की है। तो आपका काम एक है कि शेयर जरूर करिएगा मेरे भाई, क्योंकि हर प्रश्न बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ। तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। और जो प्रथम बैठक हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? तो ये केंद्रीय भवन में हुई थी, जो कि दिल्ली में है। केंद्रीय भवन में हुई थी, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं समय को ना बेकार करते हुए। तो आपको पहला प्रश्न है, कह रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, ये जो संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या की गई थी? क्या किया गया था दोस्तों? गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका दूसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिएगा बड़े ध्यानपूर्वक। और आप सभी को बताना चाहूँगा, कुछ मैं बातें लिख रहा हूँ, इसको अभी नोट करिएगा। पहली बैठक की मैंने बात कर चुकी है, परंतु दूसरी बैठक की भी बात कर रहा हूँ। तो दूसरी बैठक कब हुई थी? सेकंड बैठक। तो सेकंड बैठक कब हुई थी? तो 11 दिसंबर, लिखिए अपने कॉपी में, 11 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 और दूसरी 11 दिसंबर 1946। जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और उपाध्यक्ष, क्या भैया अगर उपाध्यक्ष की बात करें, सेकंड बैठक की अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो एच.सी. मुखर्जी यानी कि हरेंद्र चूरन मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचारी यानी कि बाल कृष्णाचारी होंगे। ठीक है, बी.टी. कृष्णाचारी और एच.सी. मुखर्जी अपनी कॉपी में नोट करते चलिए। तो दूसरा प्रश्न लोग कर रहे हैं। आपका दूसरा प्रश्न है मेरे भाई
कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, ये जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो प्रांतों की विधान सभा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने तीसरे नंबर के प्रश्न की ओर। देखिए आपको बताया था कि बैठक वैठक ये प्रश्न बन जाते हैं, तो सारे प्रश्नों को मजाक में कोई भी प्रश्न आपको नहीं लेना है। देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। अगर प्रथम बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, और इसकी बैठक केंद्रीय भवन में हुई थी, जो कि दिल्ली में स्थित है। और यहीं पे बात कर लेता कि अगर सेकंड बैठक यहीं पे अगर बात करता दूसरी बैठक कब हुई थी, तो दूसरी बैठक मात्र 2 दिनों के बाद, मात्र दो दिनों के बाद नहीं, सॉरी दोस्तों, हाँ जी 2 दिनों के बाद, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो कि अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचारी थे। ठीक है, और कब हुई थी, दूसरी यहीं पर होता तो दूसरी 11 दिसंबर 1946। बातें समझ में आ रही होगी। तो तीसरे वाले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। आपका 4 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो भाई हर प्रश्नों को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा, बस ईमानदारी के साथ आपका काम होगा, सुनते रहिएगा। देखिए टाइम 1 से 1.5 घंटा भले लग जाएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ 1 से 1.5 घंटा, परंतु ये नंबर आपको क्लियर करवा के ही जाएगी ये वीडियो, तो ईमानदारी से पढ़िए। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो मेरे दोस्त मेरे भाई याद रखिएगा किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। प्रथम बैठक में किसने भैया, प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा ने ही किया था। तो फिर से सुनिए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन तो अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आपका 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है मेरे भाई, 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है, बातों को सुनिएगा, कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। फिर से, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, कि महात्मा गांधी थे, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, की सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, इसका 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर ए सी वाला सही होगा। हम लोग चलते हैं अपने 6वें नंबर के प्रश्न की ओर। कहीं भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट को ही देखते रहते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति की अध्यक्ष की बात करेगा तो ये ऑप्शन में दिया रहता है दोस्तों। प्रारूप समिति की अध्यक्ष की जब बात करें तो आपको बता देना होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ही भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। जो कि आप सभी को बता दूं कि संविधान सभा की जो कार्यवाही तो 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव पर इसे स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा। कब भैया, संविधान सभा द्वारा। ठीक है, बातों को बड़े ध्यान से सुनेगा। और संविधान बनाने के लिए क्या क्या हुआ तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो संविधान सभा बनाने के लिए परामर्श समिति थी भैया, परामर्श समिति थी, जिसमें क्या हुआ था कि 60 देशों की सूची बनाई थी। 60 देशों की सूची बनाई थी 17 मार्च 1947 को सूची बनाई थी, जिसमें 10 देशों के संविधान को चुना गया था। अगर आपसे बात करें कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि संविधान का जो प्रारूप है मेरे भैया, ये इसको किसने तैयार किया था तो इसको किया था वी.एन. राव ने। किसके, वी.एन. राव। वी से क्या हो जाएगा, वेनेगल, एन से हो जाएगा नरसिंह, वेनेगल नरसिंह राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था, जो कि अक्टूबर 1947 में पेश किया गया था, जिसमें कुल अनुच्छेद 243 थे। मेरे बातों को आप कॉपी में नोट करिए,
जिसमें कुल अनुच्छेद 243 थे और कुल अनुसूचियां उस समय 13 थी। उसके बाद संविधान के प्रारूप जांच यानी कि मसौदा समिति कह सकते हैं इसको दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। बातों को समझते चलिएगा। कह रहा कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हम लोग चलते हैं आगे। अब उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो हम लोग चलते हैं आगे। आपका 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है आपकी स्क्रीन के सामने, कह रहा है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो जो संविधान सभा का, क्या भैया, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। किसके भैया? बी.एन. राव को। बी.एन. राव का नाम विनेगल नरसिंह राव है, जो कि आप सभी को बता दूं संविधान सभा का जो प्रारूप है इसको तैयार किसने किया था? तो बी.एन. राव ने किया था। ठीक है, तो आपका 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। आपका 8 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव है इसे किसने प्रस्तुत किया? तो याद रखिएगा मेरे भैया कि संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसे जवाहरलाल नेहरू ने भी, मैंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। हम लोग चलते हैं आगे। आपका 9 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो संविधान सभा ने अंतिम रूप से जो संविधान कब पारित कर दिया, तो आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप में संविधान पारित कर दिया गया। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर कहीं भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, हम आपके सारे कमेंट को पढ़ते हैं। तो अगर आपको फिर से बता रहा हूँ कहीं भी दिक्कत लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपके सारे कमेंट को देखते हैं। आपका 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो आप सभी को बता दूं ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। तो जो भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ इसकी बात करें तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को इसी दिन से लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। आपका 11 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। देखते हैं हमारे कितने विद्यार्थी आंसर बताते हैं कि भारत गणतंत्र कब बना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने, जितने पैटर्न, जितने प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों दिखा रहे हैं, ये सारे प्रश्न यकीन मानिए यही सारे प्रश्न कोई ना कोई आपके प्रश्नों में फंस जाएगा और आप अगर नहीं ध्यान देंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। पक्की बात बता रहा हूँ कि भारत गणतंत्र कब बना। तो दोस्तों याद रखिएगा भाई, जो संविधान है जब पूर्ण रूप से तैयार होगा, जब लागू होगा तभी तो क्या गणतंत्र बनेगा। ठीक है, पहले बनेगा उसके बाद जब तैयार होकर जब लागू होगा तभी तो बनेगा। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 12 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो भारत एक गणतंत्र है इसको क्या अर्थ है दोस्तों? तो इसका हम लोग देखने वाले हैं ऑप्शन को। तो आप सभी को बता दूं भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ होगा? तो जो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, वंशानुगत शासक नहीं है, इसका अर्थ यही होगा। हम लोग चलते हैं अपने 13 नंबर के प्रश्न की ओर। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया हो तो इसको जरूर फॉलो और जरूर से सब्सक्राइब करना। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो अंतिम रूप की बात कर रहा है, तो कुल भैया क्या बताऊं, क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा में अंतिम रूप में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा इसका राइट आंसर। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 14 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है?
तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको बताना चाहूंगा संज्ञा दी गई है प्रस्तावना को। किसको दी गई है दोस्तों? प्रस्तावना। सर दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाला जाएगा। और दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जो भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई थी वो इसको किसने दिया था? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था। ठीक है, आई होप आपको हर प्रश्न बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने 15 नंबर के प्रश्न की ओर। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है, आपका 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो मेरे दोस्त आपको बता दूं कि जो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है, तो आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। संसदीय प्रणाली जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है इंग्लैंड के माध्यम से। आपका 16 नंबर का प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर बताएं कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको बताना चाहूंगा वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं और कितने अनुच्छेद? तो 444 अनुच्छेद वर्तमान में हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने 17 नंबर के प्रश्न की ओर। आपका 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, आपको बताना चाहूंगा इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ प्रथम अनुसूची में है। जो संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो पहली अनुसूची में है। अगर आपसे बात कर लेगा दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि ये सारे प्रश्न बहुत ही बार आए हैं। सारे प्रश्नों को ईमानदारी से पढ़िए, सारे प्रश्नों को अच्छे ढंग से पढ़िए। आपको बता दूं कि अगर दूसरी अनुसूची की बात करें, दूसरी अनुसूची में क्या है, तो थोड़ा कलर दूसरा चेंज, हाँ ये वाला कलर। दूसरी अनुसूची में किसकी बात किया गया है? तो वेतन की बात किया गया है। वेतन, पेंशन एवं भत्ते की बात किया गया है। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख होता है, और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज नहीं होते हैं भैया, उनका 2.5 लाख होता है, और राज्यपाल का भी 3.5 लाख रुपए होता है। सीएजी का मतलब होता है नियंत्रक एवं महालेख, इनकी पगार भी 2.5 लाख होता है। वेतन भैया किसकी भैया? अगर वेतन की बात करें किस अनुसूची में है, तो दूसरे अनुसूची में है पेंशन, वेतन एवं भत्ता। और अगर बात कर देता है कि तीसरी अनुसूची में बताओ, तो तीसरी अनुसूची में मैं बात करूं शपथ होता है। तीसरी अनुसूची में भैया, तीसरी अनुसूची में शपथ की बातें की गई हैं। शपथ की बात किया गया है। केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज इसी अनुसूची के तहत क्या करते हैं भैया? इसी अनुसूची के तहत अपना शपथ ग्रहण करते हैं। और किसमें भैया? और बात करें अनुसूची 4 की, तो राज्यसभा का भैया, राज्यसभा में वीटो का बंटवारा। राज्यसभा ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से है, जो कि कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। ठीक है, 5वीं अनुसूची में है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन नियंत्रण। और क्या बात करूं, और आप सभी को बताना चाहूंगा कि अनुसूची 6 में क्या है, तो आप सभी को बता दूं कि जो अनुसूची 6 है, क्या भैया अनुसूची जो 6 है, अनुसूची 6 में किसकी बात की गई है? तो अनुसूची 6 में एटीएमएम को आपको याद रखना होगा। एटीएमएम, जितनी बातें बता रहा हूँ सबको लिख लीजिए। एटीएमएम का मतलब होता है, ए से होता है असम, ए से होता है असम, टी से होता है क्या भैया? टी से होता है त्रिपुरा, टी से त्रिपुरा, और एम से होता है मिजोरम, और एम से होता है मेघालय। इसका मतलब असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय का प्रशासन प्रबंध मतलब एससी एवं एसटी का प्रशासन। ठीक है, हम लोग चलते हैं, आपको बताते हैं कि अनुसूची 7 में क्या है। तो सब चीज़ों को लिखते चलिए भैया, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, तो इसीलिए हम आपको सभी चीज़ें इतना प्रोवाइड कर दे रहे हैं निःशुल्क में कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो कहीं भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अनुसूची 7 में केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्य में शक्तियों का विभाजन। और अनुसूची 8 में भाषाओं की बात किया गया है। अनुसूची 8 में
भाषाओं की बात किया गया है, जो कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी पूछा जाए तो 14 लगा दीजिएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कितना लैंग्वेज, तो 22 लैंग्वेज हैं। ठीक है, हम लोग आपको बता रहे हैं कि अनुसूची 9 की बात करने जा रहे हैं। अनुसूची 9 क्या है, तो आप सभी को बता दूं कि अनुसूची 9 जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आप सभी की परीक्षाओं की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ जान लीजिए कि 15वां जो था भैया भाषा, वो सिंधी 21वां जो संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, आपको बता दूं कि 9वीं अनुसूची जो है, 9वीं अनुसूची में क्या हुआ था, 15वां क्या जोड़ा गया था, जो होता नहीं भैया, 15वीं क्या जोड़ी गई थी, भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों। 1951 में जोड़ा गया था, सॉरी दोस्तों, भूमि सुधार था। क्या भैया था, 9वीं अनुसूची में था भूमि सुधार। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की बात किया गया था, इसको लिखते चलिए अपनी कॉपी में। और 10वीं अनुसूची में क्या था, दल बदल का प्रबंध। और 11वीं अनुसूची में क्या गया था, 13वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायत राज का हुआ था भैया। पंचायत राज में कुल कितने विषय, तो 29 विषय। और 12वीं अनुसूची में बात किया गया है 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगरीय प्रशासन नगर पालिकाएं। तो उम्मीद करता हूँ ये 12 अनुसूची आपके समझ में आ रही होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसका PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। किस में प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, तो आपको बता दूं, टेलीग्राम मेरा ग्रुप है, तो टेलीग्राम पर जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में उल्लेखित भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची में है। आपका 18 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, इसमें किसका संबंध है, तो भारतीय संविधान की जो तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा शपथ एवं किससे भैया, शपथ एवं प्रतिज्ञान से है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में क्या वेतन पेंशन भत्ते की बात किया गया है, तीसरी में क्या शपथ की बात किया गया है। इस शपथ में भैया, ये जो शपथ है इसमें कौन कौन शपथ लेगा, तो इसमें केंद्रीय मंत्री लेगा, इसमें केंद्रीय मंत्री लेगा। और इसमें कौन लेगा, राज्य मंत्री लेगा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भैया किस अनुसूची के तहत लेते हैं क्या शपथ, तो तीसरी अनुसूची के तहत लेते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने 19 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य भाषाओं का उल्लेख है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है, तो आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 8वीं अनुसूची में। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 20 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में रखे गए हैं। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो दल बदल मैंने बताया ना मेरे भाई, जो दल बदल है ये किस अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। मैंने पहले ही बातें कर चुका हूँ, तो अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे करके उस चीज को देखिए और उसको लिखिए, अपनी कॉपी में नोट करिए कि किस अनुसूची में क्या है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ किस अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची लिखिए अपनी कॉपी में कि भारत संघ एवं उसके क्या भैया राज्य की बात किया गया है। ठीक है, भारत संघ एवं उसके क्षेत्र में की बात किया गया है। और दूसरे में है वेतन पेंशन एवं भत्ते की दूसरे अनुसूची में। तीसरे अनुसूची में शपथ की बात किया गया है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में वीटो का बंटवारा की बात की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट है, 31 सीट है। 5वीं अनुसूची में लिखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन नियंत्रण करेगा। और अनुसूची 6 की बात करें तो ATMM का प्रशासन का प्रबंध, यानी कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के SC एवं ST के प्रशासन। ठीक है, अनुसूची 7 में क्या क्या किसकी बात किया गया है, अनुसूची 7 में केंद्र एवं राज्य में शक्तियों का विभाजन। 8 में भाषा। और 9 में किसकी बात किया गया है, 9 में बात किया गया है, जोड़ा जाएगा क्या भैया, भूमि सुधार की, यानी कि बात किया गया है। ठीक है, और 10वीं अनुसूची में क्या, दल बदल का प्रतिबंध की बात किया गया है। 11वीं अनुसूची में पंचायत राज्य की बात किया गया है, जो कि कुल विषय कितने 29 में। 12वीं अनुसूची में नगरीय प्रशासन नगर पालिकाएं की बात किया गया है। आई होप आपको हर प्रश्न समझ में आ रहा होगा। आपका 21 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि
पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखे गए हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है बहुत बार आया हुआ है, तो आप सभी को बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची में रखा गया है। इन सारी बातों को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से इसीलिए चल रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। अगर कहीं भी दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, इसका पूरा PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है क्या कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है, जो कि भाग 1 में आता है। क्या भैया? जो कि ये भाग 1 में आता है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 अनुच्छेदों तक की चर्चाएं किया गया है। किसके भैया? भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की चर्चा किया गया है। और दूसरे में, दूसरे आर्टिकल यानी कि दूसरे अनुच्छेद में बात किसकी की गई है? तो नए राज्यों की स्थापना की बात की गई है, जो कि इसके तहत सिक्किम को, क्या भैया, इसके तहत सिक्किम को नए राज्य का दर्जा दिया गया 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत, जो कि आर्टिकल 2A को काट दिया गया है, जो कि अब सिक्किम अपना एक राज्य बन गया है। और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना की भी बात की गई है। और अनुच्छेद 4 में किसकी बात की गई है? तो आपको बता दूं कि अब आप लोगों को बताना होगा कि अनुच्छेद 4 में, चाहे जैसे आप बताइए, देखते हैं कितने विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि अनुच्छेद 4 में किसकी चर्चाएं हैं। क्या आप लोगों को नॉलेज है कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका देखते हैं दोस्तों कहाँ से है, 23 नंबर का प्रश्न। तो हम लोग चलते हैं अपने 23 नंबर के प्रश्न की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, क्योंकि बड़ी मेहनत लग रही है दोस्तों एक वीडियो को बनाने के लिए। अब इसकी पीड़ा तो हम ही जान सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? तो आप सभी को बताना चाहूंगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अनुच्छेद 51 में किसकी बात की गई है? तो भारतीय संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति किस किस भाग में आता है? तो भाग 5 में आता है। भाग 5 में दोस्तों राष्ट्रपति कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक चर्चाएं किया गया है। इसकी थोड़ा सा ट्रिक देख लीजिए आप। हम इसको पहले हम लोग वाइट कर देते हैं। वाइट करने के बाद हम इस पर लिखते हैं, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। थोड़ा से जैसे आपको चीज़ें समझ में आए इस पर लिखेंगे, तो आप लोग इसको कॉपी में लिखिएगा। राष्ट्रपति से प्रश्न बनते हैं मेरे भाई। राष्ट्रपति जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको बता दूं कि पुलिस का पेपर जो कि बहुत ही टफ नहीं होगा, फिर से बात कर रहा हूँ, बहुत टफ नहीं होगा, आपको डरने की बात नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और वीडियो को यार दबा कर शेयर करो भाई, क्योंकि यकीन मानो यार बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है एक वीडियो को बनाने के लिए। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति की जो बात है अनुच्छेद भाग 5 में किया गया है। भाग 5 में संघ है, तो राष्ट्रपति की को याद कैसे करें सर? तो याद रखिएगा, इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ। पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम, दुयो दसम। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, कार्यपालिका 53 में है, निर्वाचन 54 में है, निर्वाचन 54 में, 55 में है कोटा, 56 में है कार्यकाल, और दूसरे हैं दोबारा निर्वाचन 57, योग्यताएं 58, दशाएं 60, शपथ शपथ भैया 60, महाभियोग महाभियोग 61 में है। अगर पूछे राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है। इसको कॉपी में लिख दीजिए। अगर नहीं लिख रहे हैं फिर भी हम आप लोगों को भेज देंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में राष्ट्रपति अध्यादेश किसके तहत जारी करता है? तो याद रखिएगा किसके तहत जारी करता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। हम लोग चलते हैं अपने 25 नंबर के प्रश्न की ओर। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा किसका प्रावधान किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, अनुच्छेद 315 में। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 26 नंबर का प्रश्न है, जल्दी से बताइए इसका आंसर।
कह रहा है कि भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संविधान संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का जो अधिकार है ये किससे को है दोस्तों? तो आपको बताना चाहूंगा, इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, संसद में होगा। और ये जो दोस्तों नए राज्यों का जो जोड़ना है ये भाग किस में आता है? तो भाग 1 में आता है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्चाएं की गई हैं दोस्तों। किसमें भैया? अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की चर्चाएं की गई हैं। जो ये सारे अधिकार संसद को है कि नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, नए राज्यों को नाम बदल सकता है, सारे संसद को ही अधिकार हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका दोस्तों 27 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। तो थोड़ी सी कहानी सुनिएगा। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन बना? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश बना। कौन? आंध्र प्रदेश बना था भाषाई आधार पर राज्यों का सबसे पहला। कब बना था? तो 1953 में बना था। थोड़ी सी कहानी सुनिएगा इसके पीछे की। एक व्यक्ति थे भैया रामल्लू। कौन थे भैया? रामल्लू। तो वो भैया क्या किए थे? वो बैठ गए थे भूख हड़ताल पर। अब हुआ क्या भैया, एक्चुअल में जब सब लोग, जब अपना देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के बाद क्या हुआ, जब मान लीजिए अपना भारत है तो अपने भारत के सभी लोग रहने लगे थे, भारत में सभी लोग रहने लगे। तो जब भारत में सभी लोग रहने लगे तो यार उनकी भाषा कुछ और है, हमारी भाषा कुछ और है, आपकी भाषा कुछ और है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कैसे रहें यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो लोग कहने लगे कि आप भाषाई आधार पर गठन करिए। तो इसके लिए दोस्तों क्या हुआ, JVP जवाहरलाल नेहरू, JVP जवाहरलाल नेहरू, पताभी सीतारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको कहने की बात की, मतलब कि भाषाई आधार पर गठन करने की बात की, पर वो नहीं हो पाया। ये सबसे पहला एसके-धर आयोग आए, एसके-धर आयोग ने भी ये काम नहीं कर पाया। तो क्या हुआ भैया, आंध्र प्रदेश के एक निवासी थे, एक कौन भैया, एक व्यक्ति थे भैया, सुनेगा, एक व्यक्ति थे कौन भैया, आपको मैंने बताया वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और 53 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे बिना खाए, कुछ खाए पिए, उनकी मृत्यु हो जाती है मेरे भाई। इनकी मृत्यु होने के बाद हड़कंप मच जाता है, जिससे इनको पहले राज्य का गठन करना पड़ा, जो कि भाषाई आधार पर 1953 ईस्वी में, जो कि आंध्र प्रदेश बना। उम्मीद करता हूँ एक एक बातें समझ में रहे होंगे। आपका 28 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो निजता का अधिकार है ये आर्टिकल 21 के तहत रखा गया, 21 के तहत रखा गया, आर्टिकल 21 के तहत। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और आपको इसमें यह भी बताया गया है किसी गोपनीय जानकारी कोई नहीं ले सकता। जैसे आप बात कर रहे हैं फ़ोन में तो किसी को ये अधिकार नहीं है कि आपकी कॉल को रिकॉर्डिंग करके रखे। ठीक है, ये आपकी गोपनीय चीज़ें हैं। आपको किसी को आपके मोबाइल को छूने का हक नहीं है बिना आपकी इजाज़त के, बिना आपके किसी के आपके जेब में रखा पर्स को किसी को हाथ लगाने का अधिकार नहीं। ये सब आर्टिकल 21 के तहत कहा गया है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। तो भाषाई आधार पर गठित भारत का जो प्रथम राज्य था भैया आंध्र प्रदेश था। कब? 1953 ईस्वी में, 1953 ईस्वी में। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न 30 नंबर का है। कह रहा है कि पांडिचेरी या पुडुचेरी किस वर्ष भारतीय संघ से शामिल किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1954 ईस्वी में। आपका 31 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो आपको बता दूं कि जो भारतीय संविधान का जो नागरिकता टॉपिक है भाग 2 में बात किया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया संविधान है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें 11 से लेकर दोस्तों कहाँ से 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद की चर्चा किया गया है। इसी में बताया गया कि जो आपकी नागरिकता है एकल नागरिकता है। अब एकल नागरिकता होगा इसका राइट आंसर। एकल नागरिकता का मतलब ये है भैया कि आप देश के नागरिक हैं। आपसे अगर कोई प्रश्न पूछे भैया, आपसे कोई पूछ ले कि आप ये बताइए हमारे देश में कैसी नागरिकता है, तो आप बताइएगा कि हमारे देश में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब हम भारत के ही क्या है, नागरिक हैं।
ना कि आप जिस राज्य में हैं वहाँ के निवासी हैं लेकिन नागरिक आप भारत के हैं। तो हमारे देश में एकल नागरिकता है। आपका 32 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो भारत की जो नागरिकता है ये किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो भारत की जो नागरिकता है ये किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। तो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। जन्म के आधार पर भी की जा सकती है, जन्म के आधार पर भी की जा सकती है, वंशानुक्रम के आधार पर भी किया जा सकता है, और देशीयकरण के भी आधार पर किया जा सकता है, और अर्जित भूमि। अर्जित भूमि का मेरे भाई मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो सिक्किम है ये क्या अपना देश था, क्या अपना देश में नहीं था, तो इसको ऐड किया गया है। तो दोस्तों क्या अर्जित भूमि के तहत भी क्या किया जा सकता है, नागरिकता मिल सकती है। और पंजीकरण के तहत, यानी कि इसमें तीनों सही है, इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। हम लोग चलते हैं अपने 33 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारतीय नागरिक का अंत किस प्रकार किया जा सकता है। तो भारतीय नागरिक का जो अंत है ये किस प्रकार किया जा सकता है। तो मेरे भाई आप सभी को बताना चाहूँगा ये किस प्रकार से किया जा सकता है। नागरिकता का परित्याग करने पर, जो कि बिल्कुल गलत बात है। नागरिकता का परित्याग, जो कि क्या भैया कह रहा है कि नागरिकता का परित्याग करने पर। और ऑप्शन नंबर बी वाला क्या कह रहा है कि सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से और अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, जो कि ये बिल्कुल तीनों बातें सही हैं कि भारतीय नागरिकता का अंत इन तीनों की वजह हो सकती है कि नागरिकता का परित्याग कर दें। मान लीजिए आप हैं, आप चले जाइए विदेश और ले लीजिए वहाँ की नागरिकता, तो क्या आपको इंडिया का नागरिकता रहेगी, क्या नहीं रहेगी। और सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, यानी कि आप कोई देश विरोधी काम कर रहे हैं, देश में रह के आप आतंकवादियों को बुला कर क्या कर रहे हैं, अपने देश के सैनिकों से युद्ध करवा रहे हैं दोस्तों, तो आप देश विरोधी हुए ना। आप तिरंगा झंडा को क्या कर रहे हैं, तिरंगा झंडा को जला रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं। तो इसके तहत भी आपकी नागरिकता छीन सकती है, ठीक है। तो अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर इन तीनों बातों से दोस्तों हम सहमत हैं। तो यानी कि इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। डी वाला देखते हैं भाई, डी वाले में क्या है भैया, डी वाला देखना पड़ेगा। डी वाला क्या दिया गया है, हम लोग कहाँ तक जहाँ तक भी पहुँचे हैं। देखिए दोस्तों, डी वाला दिया ही गया है कि उपरोक्त सभी प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 34 नंबर के प्रश्न की ओर। 34 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने करा कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, संपत्ति के अधिकार को नागरिकता से हटा दिया गया है। जो दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार है ये अब क्या बन गया है, ये अब कानूनी अधिकार बन चुका है। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ रही होंगी, चीज़ें बिल्कुल ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपका 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 35 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः है। तो आपको बताना चाहूँगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, जो कि 29 एवं 7। 29 एवं 7 भैया, 29 एवं 7, ठीक है। जो कि दादर और नगर हवेली को दोनों को अब जोड़ दिया गया है, इसीलिए कि ये 8 से नहीं अब 7 हो गया है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 36 नंबर का प्रश्न में मूल अधिकार की बात करता है। तो कि मूल अधिकार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 11 से लेकर 35 तक की बात किया गया है। जो कि मूल अधिकार ये कहाँ से लिया गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नीति निर्देशक तत्व यानी कि इसको डीपीएसपी कहा जाता है। इसमें 35 से लेकर 51 तक अनुच्छेद की चर्चा किया गया है। डीपीएसपी पूछा जाएगा कि किस देश से लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसी को यानी कि नीति निर्देशक तत्व को केटी शाह ने चेक के समान कहा है। इसी प्रकार से प्रश्न बनेगा, किस प्रकार से बनेगा आइए हम लोग देखते हैं। 36 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है। तो जल्दी से आंसर बताइए, बहुत अच्छे विद्यार्थी हमारे हैं जो आंसर दे रहे हैं। तो आपको बता दूं भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार में है। और डायरेक्शन प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में
36 से लेकर 51 तक अनुच्छेदों की चर्चाएं किया गया है, जो कि भैया क्या, जो कि आपका डीपीएसपी यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान, आयरलैंड ने इसको कहाँ से, इसको आयरलैंड ने इसको रूस से लिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और केटी शाह ने किसको, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को चेक के समान कहा है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार हैं। तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार हैं। कुल कितने भैया, कुल 6 मूल अधिकार हैं, जो कि संपत्ति के अधिकार को काट दिया गया है किस संविधान संशोधन द्वारा, 48वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के तहत उसको हटा दिया गया है। और उसको क्या कर दिया गया है, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है संविधान के संपत्ति के अधिकार को। हम लोग चलते हैं अपने 38 नंबर के प्रश्न की ओर। 38 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो ऑप्शन ए है संसद को, बी है राष्ट्रपति को, सी है उच्च एवं न्यायालय को, और डी है सिर्फ उच्चतम न्यायालय को। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, उच्च एवं न्यायालय को। जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार प्रवर्तित कराने की जो शक्ति है, ये ना तो संसद को है, ना तो राष्ट्रपति को है, और ना ही सिर्फ उच्च न्यायालय को है, उच्च एवं न्यायालय को है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता आप सभी को बताना चाहूँगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इससे बहुत सारे प्रश्न किस प्रकार से बनेंगे, हम इसकी चर्चा करता हूँ कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के पहले से है। अनुच्छेद 19 में क्या है भैया, जो बोल रहे हैं हम लोग ना, बोलने की स्वतंत्रता है, और झंडा लहराने की स्वतंत्रता है, पुतला जलाने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आरटीआई तथा प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 1 से लेकर किसमें भैया, अनुच्छेद 19 के 1 में कितनी स्वतंत्रता की बात की गई है, कुल कितनी स्वतंत्रता की, 6 स्वतंत्रताओं की बात किया गया है क्या भैया। दूसरे वाले में बताया गया है कि बिना संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 के दूसरे में बताया गया है कि बिना संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तीसरे वाले में बताया गया है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथे में बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। ये सारी स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 में है। और भारत में किसी भी क्षेत्र में आप बस सकते हैं, ये अनुच्छेद 19 में ही है। जो कि संपत्ति के अधिकार था, परंतु अब ये काट दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों, अभी मैंने गलत बताया था वहां पर। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या आप कर दिया गया है, कानूनी अधिकार कर दिया गया है। जो कि संपत्ति के अधिकार कब किया गया, 1978 ईस्वी में किया गया था। संपत्ति का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता था, परंतु अब ये कानूनी अधिकार बन चुका है। और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 में ही है। उम्मीद करता हूँ एक एक बातें समझ में आ रही होंगी। आपका 40 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से आंसर बताइए। कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो संपत्ति का अधिकार है, आपको बताया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको क्या किया गया, इसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार ये बन चुका है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 41 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में आज जैसे संविधान के प्रश्न करवा रहे हैं, इसी प्रकार से हम एक वीडियो में इतिहास के प्रश्न करवाएंगे, एक ही वीडियो में भूगोल के प्रश्न करवाएंगे, एक ही वीडियो में इकोनॉमिक्स के करवाएंगे, और एक ही वीडियो में साइंस के। तो मात्र 8 दिनों में आपके सारे टॉपिक को कवर कर देंगे, जिससे आप परीक्षाओं में हॉल में बैठेंगे तो आपको बहुत ही सुकून एवं राहत मिलेगी। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का विविध अधिकार, यानी कि भैया विविध अधिकार का मतलब क्या हो जाएगा, ये कानूनी अधिकार। विविध का मतलब होता है कानूनी, तो कानूनी अधिकार बन गया है संपत्ति का अधिकार। हम लोग चलते हैं अपने 42 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। 21 के क में कहा गया है कि 6 वर्ष से क्या भैया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दिया जाएगा। जो कि ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, तो 6वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी।
हम लोग चलते हैं अपने 43 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्न में से कौन सी रीट याचित दायर की जा सकती है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो कि आपको कुछ चीजें बातें बता रहा हूँ, तो इसको दोस्तों आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। 5 प्रकार की रीट होती हैं दोस्तों। 5 प्रकार की कौन कौन सी? बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार, इसको लिख लीजिए, ट्रिक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृष्ठा है, और क्या भैया, अधिकार पृष्ठा भी है। ये 3 चीज मैंने बता दिया था। उम्मीद करता हूँ एक एक बातें आप सभी के समझ में आ रही होंगी। कौन कौन सा मैंने बताया? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उसके बाद क्या है? परमादेश है, अधिकार पृष्ठता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 44 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है कि मत देने का अधिकार होता है। तो मत जो दिया जाता है, जो आप लोग चुनाव देते हैं, ये कौन सा अधिकार है? तो आपको बताना चाहूँगा, ये ना तो मूल क्या भैया, ये ना तो आर्थिक अधिकार है, और ना ही ये कानूनी अधिकार है, ये ना ही नागरिक अधिकार है। तो इसको रखा किस में गया है? जो हम लोग वोट देते हैं, मत देते हैं, मत देने का अधिकार, ये बन गया है राजनीतिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कहीं भी डाउट लगता है मेरे भाई तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ यकीन मानिए, विश्वास रखिए बस कंटेंट पर। 45 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। केटी शाह ने इसको चेक के समान कहा है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? तो मेरे भाई याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक की चर्चा किया गया है। जो कि ये भाग कितने में है? भाग 4 में है। भाग 1 में क्या है? भारत राज्यों का राज्य संघ और राज्य क्षेत्र। दूसरे में नागरिकता है। तीसरे में मूल अधिकार है। चौथे में डायरेक्शन प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की चर्चा किया गया है। दूसरे में 5 से 11 तक की चर्चा किया गया है, और तीसरे में 11 से लेकर 35 तक की चर्चा किया गया है। चौथे में 36 से लेकर 51 तक की चर्चा किया गया है। हम लोग चलते हैं अपने 46 नंबर के प्रश्न की ओर। और भाग 3 में दोस्तों अगर पूछ लेकर मूल अधिकार में कितने अनुच्छेद से लेकर कितने तक चर्चा किए गए, तो याद रखिएगा दोस्तों, किस अनुच्छेद से लेकर कितने तक? तो 12 से लेकर 35 अनुच्छेद। प्रश्न है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो दोस्तों याद रखिएगा मेरे भाई, मेरे आप सभी को बता दूं मेरे भाई, जितने ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ इतनी ईमानदारी से पढ़िएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत लग रहा है इस वीडियो को बनाने के लिए। एक वीडियो में पूरे संविधान को ख़त्म करना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए, आप लोगों के कहने पर, डिमांड पर कि सर हमको 10 दिन में पूरा जीएस के पोर्शन कवर करवाइए। उसके बाद बचा स्टैटिक जीके और आपका करंट अफेयर, इसकी क्लास प्रॉपर चलेगी। सुबह आपकी करंट अफेयर की क्लास आएगी, तो सभी विद्यार्थी जरूर देखिएगा कि संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। तो मेरे भाई याद रखिएगा, ये किसमें निहित है? ये मूल अधिकार में निहित है, मूल अधिकार में निहित है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 47 नंबर का प्रश्न कह रहा है आपकी स्क्रीन में नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये क्या है? ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ प्रश्न, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? असंतवाद योग। नीति निर्देशक तो क्या कहता है? इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि दोस्तों ये राज्य के हित में तो बात करेगा, परंतु ये सरकार की ओर है। नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों, ये वाद योग्य है। गलत हो गया मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा ध्यान नहीं दिए हम, तो इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। ये 46 नंबर का क्या प्रश्न था? 46 नंबर का प्रश्न कह रहा है, ये 46 नंबर का प्रश्न भी हमसे गलत हो गया है। कह रहा है भैया कि संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो दोस्तों देख नहीं पाया तो आप लोग कमेंट कर दीजिए ना भाई, कमेंट कर देना चाहिए था कि संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो मूल कर्तव्य में है, मूल कर्तव्य में है। आपका 47 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो नीति निर्देशक जो सिद्धांत है, इसे कहा गया कि न्यायालय द्वारा ये लागू नहीं किया जा सकता।
यानी कि न्यायालय में आप नहीं जा सकते। यह सरकार के भले के लिए है। सरकार इसमें क्या करेगी, लोगों के हित में बात करेगी। इसी को नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है। इसमें 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेदों की चर्चाएं की गई है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। केटी शाह ने इसे चेक के समान किया कहा है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत है तो वाद योग्य, क्या भैया, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है। और अगर बात करें मूल अधिकार, तो मूल अधिकार पर लगाएगा कि ये वाद योग्य है। आपका 48 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि 48 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो मेरे भाई आप सभी को बताना चाहूंगा ये 48 नंबर का प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, अनुच्छेद 43 में है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, गोवा में लागू है। उम्मीद करता हूँ चीजें बिल्कुल ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही होंगी। कहीं भी ना समझ में आ रहे हो तो दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। भारतीय नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 में है मेरे भाई, ठीक है, अनुच्छेद 44 याद रखिएगा। आपका 50 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, किस वर्ष तक, तो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या कहा गया है कि निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जो कि अगर आपसे पूछ ले कि ये वाद योग्य है कि नहीं है, तो वाद योग्य नहीं है। इसमें सरकार लोगों के बारे में कल्याण की बातें तो करेगी, परंतु कुछ डिसमिस होने पर भी आपको क्या, आपको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। अनुच्छेद प्रश्न नंबर 50 है, तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा अनुच्छेद ऑप्शन नंबर ए के साथ, 14 वर्ष। आपका 51 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 51 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 51 के क में है, मूल कर्तव्यों का वर्णन है। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है। तो संविधान में मूल कर्तव्यों की जो ये प्रेरणा है, मूल कर्तव्य बताया गया है कि आपको कैसे क्या करना चाहिए, यही चीजें बताई गई हैं, आपके जीवन के लिए बताया गया है। तो आपको बता दूं कि जो मूल कर्तव्य की जो प्रेरणा है, ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 53 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। तो वर्तमान में भैया बता दो कि मूल कर्तव्यों की कुल कितनी संख्या पूछा जाए, तो ऑप्शन नंबर टी वाला सही हो जाएगा। वर्तमान में कुल मूल कर्तव्य 11 हैं। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ रही होंगी, चीजें समझ में आ रही होंगी। हम लोग चलते हैं 54 नंबर के प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। 54 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में जो कार्यपालिका होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति किस भाग में आते हैं, तो भाग 5 में आते हैं। भाग 5 में किसकी बात की गई है, संघ की। तो कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक चर्चा किए गए हैं, तो आपको बता दूं कि इसमें क्या किया गया, 52 से लेकर 151 अनुच्छेद तक चर्चा की गई है। अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक राष्ट्रपति की बात की गई है, जिसका ट्रिक है पकानी कोका दियोदशम। राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में पूछा जाए, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति क्या करते हैं भैया, राष्ट्रपति की वेतन वेतन है, ये किस अनुसूची में है, किस अनुसूची में, तो वेतन भत्ता पेंशन की बात करें तो फिर से बता रहा हूँ, अनुसूची दूसरे में है। आपका 54 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। हम लोग चलते हैं अपने 55 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा ये संसद में निहित है। हम लोग चलते हैं अपने 56 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। तो निर्वाचन मंडल में शामिल है कौन है भैया, तो इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप सभी को बताना चाहूंगा 56 नंबर का जो राइट आंसर जाएगा किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 57 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। 57 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि
राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद किसे निर्देशित किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उच्चतम न्यायालय। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 58 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति पद निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। क्या भैया? एकल संक्रमणी पद्धति, अप्रत्यक्ष रूप से मतदान और समानुपातिक प्रतिनिधि, तीनों अपनाई जाती हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने 59 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो भारतीय सेवाओं का जो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है भैया? तो आप सभी को बता दूं कि ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो सभी प्रश्नों को, किसी भी प्रश्न को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। कह रहा है कि भारतीय सेवाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि भारतीय संविधान का सेवाओं का सर्वोच्च जो सेनापति होता है ये राष्ट्रपति होता है। 60 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखिएगा मेरे भाई, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आपका 61 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, तो कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। हम लोग चलते हैं 62 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये किसके द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन से, राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। हमारा 63 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, तो कोई सीमा नहीं है, कितनी भी बार हो सकता है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 64 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। आपका 65 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तो निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं क्या भैया? राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा शामिल होते हैं। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। आपका 67 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा की बैठकों का समापति कौन करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, उपराष्ट्रपति। आपका हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं अभी तक बताए जा रहे सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। कहीं भी डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वाला, कृष्णकांत। हम लोग चलते हैं अपने 69 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्न में से कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, राज्यसभा। आज का लास्ट प्रश्न यहाँ तक ही करवा पाएंगे। 30 प्रश्न बचे हैं, 30 से मान लीजिए 40 प्रश्न 71 से अगले वीडियो में करवाएंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बहुत दोस्तों आप सभी को बता दूं, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई गई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। 70 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 12 सदस्यों को। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया है तो जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो